Hello guys. Now we will discuss some basics regarding Bohr atom model. तो बोहर का जो मॉडल था, द बोहर मॉडल ऑफ द एटम इज दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन सर्कल द न्यूक्लियस ओनली इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स. कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू दी प्रोटॉन्स. उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और क्या है, न्यूट्रॉन्स भी हैं. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होगा. तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, ठीक है, और एक स्पेसिफिक रास्ता है, ठीक है, अरबी में इसको तरीक कहते हैं. तरीक रास्ता, एक खास ऑर्बिट है, उसमें इसने घूमना है. 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला होता है, वो अभी हम देखेंगे. So it can circle the nucleus only in specific orbits which correspond to discrete energy levels called shells. जिसको क्या कहते हैं, shell कहते हैं. The atomic number is the number of protons in the nucleus. वो nucleus के अंदर जो protons की तादाद हैं उसके बराबर उतने electrons हैं, ठीक है. अच्छा जी, the outermost occupied shell is called the valence shell and the electrons that occupy this shell are called the valence electrons. तो एक वैलेंस शेल है जो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर है. चूंकि वो सबसे बाहर है यानी सबसे दूर है न्यूक्लियस से, तो उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है. तो उसको तोड़ना जरा आसान है एज कम्पेयर टू जो उससे नीचे वाले ऑर्बिट में होगा, वो जरा न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा. ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको काटने के लिए, उसको निकालने के लिए. तो ये है बेसिकली बोहर का मॉडल, जो है एटम का मॉडल है, ठीक है. दिस इज योर न्यूक्लियस विद प्रोटॉन्स एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, शेल 1 एंड शेल 2. ओके. अब इसमें देखें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का में एक, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा. लिथियम का जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है. ऑक्सीजन में कितने होते हैं जी, 8. अच्छा, अब इसमें देखें कि 8 हैं, लेकिन पहले ऑर्बिट में कितने हैं, 2, और बाकी दूसरे में कितने आ गए आपके, 6. बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है 2n². ये एक बार मेरे से वाइवे में पूछा था क्वेश्चन काफी पहले के, भाई ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स का ये 2n² होता है. जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है ना 1, तो उसमें 2 × 1² 1 2 होंगे. सेकंड ऑर्बिट में कितने होंगे, 2 × 2² यानी 8. मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है. अगर 8 है तो 8 आएंगे, ठीक है. अगर 9 है तो 8 आएंगे, और एक जो रह जाएगा वो उससे बाहर वाले में चला जाएगा, ठीक है. और मतलब थर्ड में चला जाएगा. और लेकिन थर्ड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2n² यानी 18. मैक्सिमम उसमें 18 आ सकते हैं. अब जैसे सोडियम है, इसके अंदर जनाब 2 इधर आ गए, 8 इधर आ गए, यानी कितने हो गए, ये 10 और एक 11. इसका 11 है एटॉमिक नंबर ना. तो ये पीरियोडिक टेबल से हमें पता चल जाएगा इसका कितना जो है वो एटॉमिक नंबर होता है. इस लिहाज से हम ये मॉडल बना सकते हैं कि ऑर्बिट्स बना के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है. जैसे ये आपका एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है. हमारे साथ एक होता था स्टूडेंट, मेंडलीफ, उसको हम छेड़ते होते थे, मेंडलीफ कहते थे उसको. सारा ज़माना नहीं आता, ये बैक इन स्कूल लाइफ, पता नहीं क्या वो थोड़ा सा अजीब सा ही था, मतलब उसको सारी केमिस्ट्री का फार्मूले ये वो सारे याद होते थे. तो एनी हो, तो ये देखें आप, यहाँ पे ये सिलिकॉन है, ये आपका, इसमें ये आपका फोर्थ कौन सा है, ये बनता है, ये आपका बन रहा है जनाब, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम. ये बेसिकली आपके वो हैं इंट्रिंसिक, जो है वो कह लें कि सेमीकंडक्टर्स हैं. इसमें आपको डोपिंग करनी पड़ेगी. डोपिंग से क्या मुराद है, या आपको ये ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट, आपको इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है. ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट. अगर आपने इसको एन टाइप बनाना है तो आपको इसमें 5वें ग्रुप का डालना है, मतलब डोपिंग करनी है. और अगर आपने इसको पी टाइप बनाना है तो आपको तीसरे ग्रुप की डोपिंग करनी है, ठीक है. ताकि इसमें 5वें से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसमें एक्सेस में, और तीसरे से क्या होगा, उसमें होल्स आ जाएंगे एक्सेस से. और अगर वो जो पी और एन है उसको अगर आप ज्वाइन कर दें तो उससे पी एन जंक्शन बन जाएगा. ये आगे हम देखेंगे. पोटेंशियल बैरियर बनता है, ठीक है. वो कैसे बनता है वो आगे हम देखते हैं. अच्छा, अभी इसमें देखें कि ये शेल्स हैं आपके, के शेल इनके नाम उसने रखे हुए हैं बोर्ड साहब ने, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है. 1 2 3 4, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2n². Here n denotes the number of orbits. The number of electrons in the K shell first orbit can be calculated by 2n². 2 into 1² is equal to 2. Maximum number of electrons in the first orbit is equal to 2. Similarly, the number of electrons in the L shell second orbit, 2 into 2² is equal to 8. Thus, maximum number of electrons in the second orbit is 8. Okay, third में कितने होंगे, 2n² में यार पुट करो ना 3,
3 का स्क्वायर करो कितना हो गया 9, उसको 2 से ज़रब दो 18। यार सिंपल मैथ तो होना चाहिए ना इजीली। अच्छा जी, अब कंडक्टर्स। कंडक्टर्स 3 तरह के मटेरियल होते हैं जी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो कंडक्ट करता है, जैसे ये जो तारें लटक रही हैं आपकी, ये जो आपकी सारी कंडक्शन कर रही हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तारें हैं, ठीक है। मतलब इसमें तो जो पीसीबीज होते हैं इसमें तो कॉपर के ट्रैक्स होते हैं ना, तो कॉपर इज अ कंडक्टर जो कि कंडक्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। जैसे ये आपकी ये जो वुड है, दिस इज इंसुलेटर, आप बैटरी लगा दें कि कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। और थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो है वो इन दोनों के दरमियान होता है, बट हमें इसकी डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग करेंगे इसकी तो उससे क्या होगा, पी और एन टाइप बन जाएगा, पी टाइप या एन टाइप। फिर आपने उनको ज्वाइन करना है तो उससे क्या बनेगा, पी एन जंक्शन। जब आप उनको ज्वाइन करते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है कि ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना, वो जो पास पास होते हैं उसके एन के, उनको होल्स नजर आते हैं, वो पागल हो जाते हैं, उत्थे मतलब घुस जाते हैं, घुसने की करते हैं फटाफट जाके। अब उसका नुकसान ये होता है कि वो लेयर बन जाती है। जैसे इधर के जाते हैं यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव दीवार बन जाती है, यहाँ पे जाके नेगेटिव दीवार बन जाती है, जो बाकी पीछे रह जाते हैं उनका रास्ता बंद, जो ट्रैफिक जैम कह लें आप। तो वो जो आप प्लस माइनस, वो जो बैरियर बन गया आपका प्लस माइनस, तो वो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है, जो कि सिलिकॉन के केस में कितना होता है 0.7, और जर्मेनियम के केस में कितना होता है 0.3, ठीक है। ये हम आगे देखते हैं। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस एबिलिटी इज रिलेटेड टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलेंट कंडक्टर, इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस बैंड। अब ये देखें इसका मॉडल, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिट में है, 1 2 3 चौथे ऑर्बिट में। अब इसकी फोर्स जो है ना, फोर्स अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत वीक है, क्योंकि इसमें पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये आ गए, ये आ गए, यानी इसके सामने ये 3 लेयर्स आ गई सेम चार्ज की, तो इसकी क्या कुव्वत रह जानी इसके साथ। तो इस पर थोड़ा सा आप यानी इस पर काम करोगे, थोड़ा सा इसको वर्ग लाओगे तो ये भटक जाएगा है, थोड़ा सा इस पर काम करोगे तो ये मतलब निकल जाएगा, आपको कंडक्शन में आ जाएगा, आसान शिकार है आपका इजीली। ओके, तो copper is an example of an excellent conductor. It has only one electron in its valence band, which can easily escape to the conduction band, leaving behind the positive ion, the core. Like all metals, copper has many free electrons, which are loosely held by the attraction of positive metal ions. नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इसमें इलेक्ट्रॉन ही आपके काबू होता, ये इसने जकड़ा होता है, बिल्कुल जुड़ा होता है उसके साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि पूरा होता है ऑर्बिट में। तो इंसुलेटर्स हैव टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विद फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। Non-metals such as glass, air, paper, and rubber are excellent insulators and widely used in electronics. Even these materials can break down and conduct electricity if the voltage is high enough. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंसुलेटर ऐसा नहीं कि वो इंसुलेटर कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, उसकी भी एक लिमिट है। उस पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, ठीक है, वोल्टेज इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, जो उसकी जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, उस यानी उस लिमिट तक अगर ले गए तो वो भी फारिग हो जाएगा, वो भी शॉर्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ केवीज कई केवी का वोल्टेज लगा दूंगा ना, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, आपका मेज शॉर्ट हो जाएगा। अगर इसकी जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो जो इसकी एक मैक्सिमम वोल्टेज को विदस्टैंड कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा अगर आपने वोल्टेज को या उसके बराबर भी दे दिया तो ये गया। यानी इंसुलेटर इज एन नॉन कंडक्टर सब्जेक्ट टू सर्टन वोल्टेज। जो इतने ह्यूज वोल्टेज पे जाके अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज वोल्टेज करोगे अप्लाई, तो वो भी आपका कंडक्ट कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। Semiconductors are between conductors and insulators in their ability to conduct electricity. Silicon is an example of single element semiconductor. It has 4 electrons in its valence band. अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस बैंड के अंदर। Unlike metals, silicon forms strong covalent bonds, shared electrons with its neighbors. अब 4 होते हैं ना, अब इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, ये बॉन्ड्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड मुख्तलिफ टाइप्स होती थी इसकी बॉन्ड्स की। तो अब इसने बॉन्ड्स बनाए, देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसने 4 एटमों से शराकत करके कहते हैं पार्टनरशिप की हुई है। अब अगर आप इसमें कोई पेंटावलेंट डालते हैं, पेंटावलेंट में क्या होता है कि उसमें 5वां एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, वो बेसिकली कंडक्शन, वो उसको एन टाइप बना देता है। और अगर आप उसको ट्राइवेलेंट उसमें इम्प्योरिटी डाल दें तो वो 3 वाला होता है, तो एक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको होल कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज आप समझ लें, तो उसमें होल्स की एक्सेस हो जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। Unlike metal, silicon forms strong covalent bonds, shared electrons with its neighbors. Intrinsically, silicon is a poor conductor. ये बात ज़हन में रखें,
जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, रेत है आपका सहरा में जो पड़ी, वो पुअर कंडक्टर है, वो किसी काम की नहीं है आपके। हाँ, और काम पे तो आ सकती है, लेकिन मतलब वो अगर आपने कंडक्शन करानी है तो उसको फिर आप कुछ को करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन द क्रिस्टल एंड टेक पार्ट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। तो semiconductor intrinsic silicon, a few electrons can jump the energy gap between the valence and conduction band. Having moved into the conduction band, a whole vacancy is left in the crystal structure। यानी वो बता रहा है कि अब ये बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी आ गई, इसमें वैलेंस बैंड के बाद एक आ गया कंडक्शन बैंड। इस बैंड से इस बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अगर उनको एनर्जी मिले। आई थिंक इसकी कितनी लिखा हुआ है 1.2 आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी जो एनर्जी है। इफ आई रिमेंबर, यहाँ से देखें ना, जब इसको एनर्जी मिली तो ये ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड में। अब जब ये ऊपर गया तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, होल जिसको कहा गया, ठीक है। तो ये होल की क्रिएशन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड में आ गया आपका, कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, while within the crystalline structure, there are two types of charge movement current. The conduction band electrons are free to move under the influence of an electric field, जो कि current का बायस बन जाएंगे. The bound valence electrons move between the atoms, effectively moving the holes from one atom to another as illustrated. होल्स एक्ट लाइक पॉजिटिव चार्जेस विद देयर ओन मोबिलिटी। अब इसमें थोड़ी सी ऑपोजिट मूवमेंट है, यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन आप देखें यहाँ से राइट को मूव कर रहा है, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, अब उसके नतीजे में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है राइट को तो होल लेफ्ट को मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन राइट को जा रहा है ना, तो होल लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है ना, वो ऑपोजिट हो रहा है। ये तो ये देखें आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट राइट की है तो होल की मूवमेंट क्या है, लेफ्ट की, ऑपोजिट मूवमेंट है इनकी। तो conduction band electrons are free to move under the influence of electric field. The bound valence electrons move between the atoms, effectively moving holes from one atom to another. As illustrated, holes act like positive charges with their own mobility. मोबिलिटी होता है म्यू करके, म्यू इलेक्ट्रॉन्स होता है एक पैरामीटर, एक म्यू मोबिलिटी होता है, वो आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आ जाएगा। सर्टेन इम्प्योरिटीज विल चेंज द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। An impurity such as antimony has an electron that is not part of the bonding. So electron is free, यानी कि ये वो फिफ्थ जो टेबल फिफ्थ है ना पेंटावेलेंट, ये वो इम्प्योरिटी है आपकी, क्या नाम है इसका, एंटीमनी, ठीक है। उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 5 4 4 ने तो 4 तो जुड़ गए, एक फ्री हो गया उसमें से, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स एन एन मटेरियल। इस तरह से आपका क्या हुआ, एन मटेरियल बना है। डोपिंग, इसको डोपिंग भी कहते हैं, ओके। कितनी डोपिंग की कंसंट्रेशन रखनी है वो आगे हम आके फार्मूले इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि जी कितनी डोपिंग की जरूरत है। बीटा मटेरियल मैंने बनाना है सिलिकॉन से, मुझे कितनी डोपिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह मैंने अगर एन टाइप बनाना है तो मुझे कितनी डोपिंग करनी पड़ेगी, वो आगे आ रहे सिंपल से न्यूमेरिकल्स के। वेयर ऑन द पीरियोडिक टेबल वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड अनदर एलिमेंट दैट कुड बी यूज्ड एज एन इम्प्योरिटी टू क्रिएट द एन मटेरियल। यस, उस पूरे उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें, ये एंटी मनी के साथ यहाँ पे ये देखें कहाँ पे आ रहा है ये एंटीमनी, ये एस बी है, ये देखें ये आर्सेनिक है, ठीक है, ये बेरिलियम है, ये पूरा टेबल है। ये इसमें जो है ना, ये आपका यहाँ से ये जो 5 ये जो ग्रुप है ना 5वां नंबर, इसको जो है बेसिकली हम यहाँ से अपना एन टाइप मटेरियल बना सकते हैं। अच्छा जी, कहाँ तक हम पहुँच गए, ये यहाँ थे हम, ये इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, where on the periodic table would you expect to find another element that could be used as an impurity to create an n material? Elements above or below the sb antimony will have the same valence electron structure, जो इसमें आप यूज करेंगे तो आपका n type material बन जाएगा। Semiconductors and impurity such as boron, यानी ये थर्ड periodic table जो थर्ड है आपका, जो ट्राइवेलेंट impurity है, यहाँ पे हम देखते हैं, इनको एक्सेप्टर भी कहते हैं और वो जो पेंटावेलेंट वालों को डोनर्स भी कहते हैं। ये एक्सेप्टर हैं, ठीक है। तो ये इसमें एल्यूमिनियम आ जाता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है। ये देखें, ये मोस्टली ज़्यादा यही यूज़ हो रहे होते हैं। ये नीचे भी है, ये टाइटेनियम है, क्या है ये टी आई, ये देख लीजिएगा आप, गूगल करेंगे आप, बड़ा ज़बरदस्त, आप गूगल पे लिखेंगे ना पीरियोडिक टेबल, बड़ा ज़बरदस्त खुल जाता है, उस पर आप उस पर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो an impurity such as boron leaves a vacancy in the valence band creating a p material. Both p and n materials have the energy levels that are different than intrinsic silicon. अब देखें, इसने बोरॉन की डोपिंग किया तो इससे क्या बन गया, एक होल आपका फ्री आ गया ना, एक होल आपका फ्री है, क्योंकि इसके पास 3 ही थे इसके वैलेंस में, तो उसने 3 से शेयरिंग कर ली और एक के साथ एक में ये गैप रह गया, ठीक है, ये आपका होल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, पी टाइप मटेरियल, ठीक है, पी टाइप मटेरियल। तो अब पी एंड एन मटेरियल टुगेदर
फॉर्म अ जंक्शन, जब आप पी और एन को मिला देंगे ना, वहाँ से जंक्शन बनेगा, जो हमारे काम की चीज़ है। और सबसे सिंपलेस्ट जो डिवाइस होगी इसकी, वो होती है आपकी पीएन जंक्शन की डायोड होती है। क्या होती है? डायोड। डायोड कमाल की चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डायोड अच्छे तरीके से समझ आ गया ना, बाकी ट्रांजिस्टर भी डायोड ही होते हैं, 2 जंक्शन उसमें होते हैं। बीजेटीज़ में 2 होते हैं, जो होते हैं आपके मॉसफेट्स उसमें 1 होता है, वो यूनी जंक्शन डिवाइस होता है। वो जब हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो when the junction is formed, conduction electrons move to the p region and fall into the holes. Filling a hole makes a negative ion and leaves behind a positive ion in the n region. यानी ये देखें, ये जो n रीजन के अंदर वाले जो करीब करीब इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर घुस जाएंगे, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव लेयर बन जाएगी, और यहाँ पे जो डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की पल्ली तरफ जाने से, वहाँ से पॉजिटिव लेयर बन जाएगी, और अल्टीमेटली ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, मजीद ट्रांसफ़र होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको पता है कि ये कैपेसिटेंस बेसिकली बनती है कि 2 चार्ज प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो एक कैपेसिटेंस टाइप चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे ये एक, आप यहाँ देखें, यहाँ पोटेंशियल बेसिकली बन गया, एक तरफ पूरा पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये जो बैरियर बना है ना, इसका पोटेंशियल, या इसको पोटेंशियल बैरियर कह लें या बैरियर पोटेंशियल कह लें, दोनों टर्म यूज़ होती हैं। तो पोटेंशियल बैरियर यहाँ बन गया, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ थिन रीजन दैट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज ऑन दी बाउंड्री। अब इसके अंदर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग हो गई हुई है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर की तरफ जो चार्जेस हैं वो बाहर बाहर की तरफ ही हैं। तो what process stops migration of charge across the boundary? A potential is built up called the potential barrier that prevents further charge migration, ठीक है। अच्छा जी, the potential barrier in the PN junction diode is the barrier in which the charge require additional force for crossing the region. In other words, the barrier in which the charge carrier stopped by the obstructive force is known as potential barrier. तो अगर आप potential barrier के बराबर या उससे ज़्यादा उसको एनर्जी दे देते हैं, फिर कंडक्शन शुरू हो जाएगी दोबारा। यही डायोड का कॉन्सेप्ट है कि डायोड के एनोड पे कैथोड से 0.7 वोल्ट जब आप ज़्यादा दे देंगे ना, तो वो कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। यानी जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं, उनको वो जो बैरियर है, उसको क्रॉस करने की फ़ोर्स मिल गई। ऐसे ही जैसे एक रुकावट है, वो आपको रुकावट से आप ऐसे नहीं गुज़र सकते। आपको कोई, जिसको कहते हैं ना, एक्सटर्नल फ़ोर्स की ज़रूरत है, जो उसको गिराए, यानी उसको, उस रुकावट को आपको अबूर करवाए। तो वो बेसिकली बाहर की बैटरी होगी, जिससे ये आपका, अगर आप एनोड पे पॉजिटिव देंगे, कैथोड पे नेगेटिव देंगे, और वो 0.7 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप उल्टा कर देंगे, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड, अगर आप उल्टा कर देंगे, कैथोड पे पॉजिटिव लगा देंगे, एनोड पे नेगेटिव लगा देंगे, तो वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाती है, यानी वो यूँ समझ लें कि वो बैरियर और बढ़ जाता है, वो फिर नहीं अबूर होता, फिर वो ओपन सर्किट हो जाता है। क्या होता है? ओपन सर्किट। तो डायोड बेसिकली ना एक स्विच होता है, आप कह लें इसको स्विच, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द सर्किट। सर्किट से क्या मुराद है? सर्किट बैटरी की पोलैरिटी, कि अगर आपने एनोड पे पॉजिटिव लगाया, कैथोड पे नेगेटिव लगाया, तो इसने शॉर्ट होना है। अगर कनेक्शन उल्टे कर दिए तो ये ओपन है। ओके, स्विच है ना, या 1 है या 0 है, या क्लोज है। क्लोज का मतलब, स्विच क्लोज का मतलब है कि वो शॉर्ट है, उसके क्रॉस वोल्टेज 0 है और मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। और अगर आपका स्विच ओपन है, तो उसके क्रॉस पूरे सप्लाई वोल्ट आते हैं, और उसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली मेगा ओम्स में होती है। तो when the p and n type semiconductor material are placed together, the gradient of very large density charge carriers is created in both the p and n side region, ठीक है। The free electrons from the n side cross the region and start combining with the holes, leaving behind the immobile positive donor ions, जो अभी मैंने आपको बताए थे। Similarly, the holes of the p region combine with the electrons of the n region, leaving behind the negative acceptor ions. The process is continued until the p and n region have enough charge carrier for opposing the electrons and holes respectively. The immobile ions, negative acceptor ions and positive donor ions are concentrated between the n and p region and create the electric field, which acts as a barrier between the flow of charges. The region is created because of the depleted ions and hence it is called the depletion region. The depletion region acts as a barrier and opposes the flow of charge carrier. The value of the barrier protection lies between 0.3 to 0.7 volt, 0.7 for the silicon and 0.3 for the germanium.
अच्छा जी, पीएन जंक्शन में अब हम समराइज़ करते हैं अच्छा अब इसमें देखें कि द एनर्जी डायग्राम, ये जो एनर्जी डायग्राम है जिसमें वाई एक्सिस पे क्या है एनर्जी और एक्स एक्सिस पे क्या है पी रीजन और एन रीजन मेंशन किया है, दरमियान में क्या है डिप्लीशन रीजन। अच्छा जो एन रीजन साइड पे अगर आप देखें तो वाई एक्सिस कम है और जबकि जो आपका पी रीजन है उसमें ये वाई एक्सिस की एनर्जी की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, कंडक्शन बैंड वगैरह की। तो इसकी क्या वजह है कि इसमें क्यों एनर्जी लेवल कम है, इसमें क्यों एनर्जी लेवल ज़्यादा है? उसकी वजह ये है कि आपकी जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको कम एनर्जी की ज़रूरत है आपको, यानी इनको कंडक्शन बैंड में लाने के लिए मतलब जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो कम देनी पड़ती है क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनका जो जिसको कहते हैं कि लूज़ली बाउंड होते हैं पहले ही, मतलब कि ना इनसे ज़रा फासला ज़रा ज़्यादा होता है, तो थोड़ी फोर्स देनी पड़ती है। What do you think the energy diagram for the N region shows a lower potential for the P region? What do you think that the energy level in the N region is lower than the P region? The N region tends to have filled with the valence shells. The conduction is electrons are shielded by these electrons, so they are further away from the nucleus. न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा है, दूरियां ज़्यादा हैं, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि आपको एनर्जी कम देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू योर पी पी टाइप जो होल्स हैं उसके मुकाबले पी रीजन के से कंपैरिजन में दे हैव लेस एनर्जी। अच्छा अब ये डायोड है जनाब, ये चीज़ है अब आपकी जो काम की चीज़ बनी है। ये पीछे सारी थ्योरी थी, आमतौर पे ये फिजिक्स और साइंटिस्ट वगैरह देख रहे होते हैं, वही इंजीनियर्स आर कंसर्न विद द इक्विपमेंट। हम कहते हैं भाई ठीक है ये साइंस है, ये इलेक्ट्रॉन आया, होल आया, मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, अपने कोल ही रखो। सानू दसो ये चलदा किद्दां, समझ रहे बात को, इनू यूज़ किद्दां करना, कित्थे लाना इनू, इसको यूज़ कैसे करना है, साइंस को यूज़ कैसे करना है। साइंस की तहकीक साइंटिस्ट का काम है, इंजीनियर का काम है उसको यूज़ करना। तो वी आर कंसर्न विद द सर्किट्स, हम मैंने देखना कि ये चलेगा कैसे, मुझे कैसे बेनिफिट देगा। और इंस्ट्रूमेंटेशन में अब ये डेफिनेशन आ गई है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट से डिस्ट्रक्शन के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द मतलब दिस इज़ नॉट सपोज्ड द यूज़ ऑफ साइंस, इट मस्ट बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड की आसानी के लिए, उसके लिए किसको कहते हैं ना, साइंस को हमें रहमत के तौर पे ही यूज़ करना है, उसको जहमत नहीं बनाना है कि पता चला तुसी आहो वो चीज़ें बना के उल्टी सीधी वो काम खराब कर रहे हो, तो वो नहीं। तो अब डायोड क्या है जी, पीएन जंक्शन है, इसमें दरमियान में डिप्लीशन रीजन उसने शो किया हुआ। डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विद अ सिंगल पीएन जंक्शन एंड मेटल कनेक्शंस टू द लीड्स। इट हैज़ द एबिलिटी टू पास द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ये वन वे रोड है, यानी ये एक ही डायरेक्शन में पास करेगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो करंट इसने पास करना है, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। इसका एक टर्मिनल एनोड कहलाएगा ए, और जो कि पी टाइप होगा, और दूसरा टर्मिनल कैथोड कहलाएगा जो कि के है। ए को प्लस बैटरी के टर्मिनल से जोड़ना है, के को नेगेटिव से जोड़ना है, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसका जो पी है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और के को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इसने रिवर्स बाइस हो जाना है, ओपन हो जाना है। अच्छा अब स्विच को जरा समझें। जो एक आइडियल स्विच है वो क्या होता है? 1-0 या बंद है, जैसे ये देखें ना, ये आपका स्विच है। कल मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था ना स्विच और ब्रेकर में या फ्यूज में। ये देखें, ये अभी 0 है, बंद है। अब इसके क्रॉस अगर मैं मीटर से वोल्टेज चेक करूंगा ना, 220 आ रहे होंगे, या और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इस वक्त इनफाइनाइट है थ्योरेटिकली, ठीक है, और वोल्टेज कितने आ रहे होंगे? 220 आ रहे होंगे इसके क्रॉस, ऐसे इस स्विच के क्रॉस। अच्छा मैंने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस आइडियली 0 ओम हो गई है, ठीक है, और इसके क्रॉस अगर मैं वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाऊंगा प्लस माइनस रेड ब्लैक, तो वो क्या आएंगे? 0, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं होगा, जब शॉर्ट हो गया तो क्या वोल्टेज डिफरेंस रहेगा? 0 वोल्ट आएंगे इसके क्रॉस। दिस इज आइडियल स्विच। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल स्विच होता है जैसे ये है, इसमें जब आप इसको 1 करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही रेजिस्टेंस इसमें होती है, बहुत माइन्यूट सी होती है लेकिन होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये ओपन होता है, तो इन्फिनिट नहीं होती इसकी रेजिस्टेंस, मेगा ओम्स में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ना कुछ करंट जिसको लीकेज करंट कहते हैं वो इसमें से फ्लो फिर भी कर रहा होता है, बहुत कम होता है, नैनो एम्पियर्स के अंदर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्विच का। एक आइडियल स्विच में और प्रैक्टिकल स्विच में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। आइडियल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती नॉर्मली, आइडियल आइडियल होती है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ है उसमें थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस आ जाती है। फिर आइडियल स्विच है, हम कहते हैं कि जी ये शॉर्ट है, 0 वोल्ट आएंगे इसके क्रॉस,
लेकिन जब प्रैक्टिकल स्विच होता है, जैसे ये डायोड है, ये 0 वोल्ट नहीं आते, 0.7 आते हैं इसके क्रॉस, कुछ ना कुछ वोल्टेज ये आते हैं इसके क्रॉस, ठीक है। तो जब हम आगे करंट निकाला करेंगे ना, तो बैटरी के वोल्टेज में से अगर बैटरी देखें, बैटरी अगर आपने जो डायोड है उसको आइडियल कंसिडर करना है, सवाल दो तरह से होगा वो, कि कंसिडर कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट कंसिडरिंग नंबर 1 आइडियल डायोड, नंबर 2 प्रैक्टिकल डायोड। तो जब आइडियल डायोड होगा तो सिंपल जो बैटरी का वोल्टेज होगा उससे तकसीम करें रेजिस्टेंस को, तो करंट आ जाएगा V/R। लेकिन जब अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आपको जो बैटरी के वोल्टेज है उसमें से 0.7 माइनस भी करने पड़ेंगे, तो वो करंट ज़्यादा होगा या कम होगा? कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। तो प्रैक्टिकली करंट कम होगा, थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो ज़्यादा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कम होगा। तो ये चीज़ें आगे आ रही हैं डायोड की मॉडल के अंदर। तो डायोड क्या चीज़ है जी? पीएन जंक्शन है, ठीक है, और इसमें दरमियान में क्या आ रहा है जी? डिप्लीशन रीजन। ये ले जी, पहला सर्किट आपको दिखाते हैं जी। अगेन वी आर इंजीनियर्स, वी आर कंसर्न विद द सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओके। अब ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डायोड यूज हो रहा है। तो इसमें देखें कि ये 22 वोल्टेज है, देखें ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, माइनस है, उसके साथ देखें ये एनोड कहलाएगा, डायोड का एनोड, प्लस वाला एनोड, और ये जहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी ये लाइन, ये कैथोड होगा। तो अगर ये पी टाइप है, पी को अगर आप पॉजिटिव से जोड़ दें, एन को आप नेगेटिव से जोड़ दें, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों लगाई हुई है? करंट कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज नहीं भाई, करंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे ना तो वो हो सकता है करंट इतना ज़्यादा फ्लो करे कि आपका डायोड ही सड़ जाए। एलईडी को भी आप जब भी लगाते हो अपनी सप्लाई के साथ एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगाते हो ना, ताकि वो जले ना। अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे वो जल सकती है ह्यूज करंट के, थोड़ी देर चलेगी, हाँ चलेगी, बाद में धुआं मारेगी। उसका भाई करंट थोड़ा कम करना है आपने, तो रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू रिड्यूस द करंट, उसका करंट थोड़ा कम करना है भाई। तो ये सर्किट में रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है। तो जब आपका ये इस सर्किट को आप बना देंगे, इसमें कोई स्विच नहीं यूज़ हुआ, आप स्विच भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई नहीं हुआ। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी कि इसमें आपकी जो है आपकी जब वोल्टेज आपके 0.7 तक पहुंचेंगे, ये देखिए ये 0.7 तक आपके जैसे वोल्टेज रीच करेंगे, जिसको नी पॉइंट कहते हैं, तो ये यकदम शॉर्ट हो जाएगा। यानी ये आपका डायोड ओपन रहेगा, शुरू में आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उसको कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो फिर जैसे ही ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज जब इसको मिलेंगे 0.7 या उससे ज़्यादा वोल्टेज इसको मिलेंगे, तो ये यकदम आपका शॉर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं नॉन लीनियर डिवाइस भी इसको कहते हैं। लीनियर डिवाइस क्या होता है? जितनी इनपुट दी उतनी आउटपुट मिलती है, ठीक है। और नॉन लीनियर ये होता है कि जितनी आप उसको इनपुट देते हैं आपको उतनी आउटपुट नहीं मिल रही। ऐसे ही है ना, यहाँ पे देखें आपका करंट 0 है, यहाँ पे ये देखें आपका करंट क्या है? 0। आप यहाँ पे वोल्टेज देने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आइडियली 0 है, वो थोड़ा यहाँ, लेकिन जैसे इसको 0.7 मिला ये शूट कर गया, ये देखें ऐसे शूट किया। तो इसको कहते हैं नॉन लीनियरनेस। क्या कहते हैं इसको? नॉन लीनियरनेस। तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर, फॉरवर्ड बायस इज द कंडीशन व्हिच अलाउज द करंट इन द डायोड, द बायस वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, इससे बेसिकली जो इसके क्रॉस वोल्टेज है डायोड के क्रॉस, वो कंट्रोल हो रहा है। तो हम इस जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो जब ये वोल्टेज 0.7 के करीब पहुंचते हैं, तो या उससे ज़्यादा होते हैं, 0.7 को जैसे टच करते हैं तो ये साथ ही शूट कर जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये इसका जो है वो फॉरवर्ड बिहेवियर है। ये आपका लैब का भी एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी आप करेंगे इसका। इसको कहते हैं IV कर्व। देखें वाई एक्सेस पे क्या है? करंट थ्रू दी डायोड, करंट थ्रू दी डायोड, IF, आई फॉरवर्ड करंट आप कह लें, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर के अंदर है। और एक्स एक्सेस पे आपके क्या है? वोल्टेज, जो वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड, VF क्या है? जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, जो उसके अक्रॉस आपने फॉरवर्ड में लगाए हुए हैं, उसको हम कहेंगे आपका जो है वो ये दिस इज योर IV कर्व। अच्छा, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा कि भाई आपने जो आपका डायोड है उसको, उसके कनेक्शन अब जरा देखें, पोलैरिटी चेंज हो गई है। अब उसका जो एनोड था उस पे अब आपने नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे वही सर्किट है, बस आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, या बैटरी से कर दें या यहाँ से कर दें। अब ये रिवर्स बायस हो गया, ये नहीं चलेगा अब। हाँ, कब तक नहीं चलेगा? चल सकता है, एक कंडीशन है, वो इसके टूटने की कंडीशन है कि आप ये नेगेटिव वोल्टेज है ना, अब ये इस पे स्ट्रेस है, इस पे बोझ है, तो इसको बढ़ाते जाओ, एक वक्त आएगा जब ये कहेगा मैं गया,
ये फारिग हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो वो उसको कहते हैं नी। अब ये देखें ना, आपने वोल्टेज नेगेटिव कर दिए, तो अब ये नेगेटिव वोल्टेज की तरफ आ गया, नेगेटिव एक्सेस। अब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, 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 एक वक्त आता है VBR, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंचता है, ये इसका नी पॉइंट है, नी पॉइंट, जिस पे ये बिल्कुल आपका जो है ना वो फारिग हो गया। तो रिवर्स बायस इज द कंडीशन इन विच द करंट इज ब्लॉक्ड। ओके, अच्छा जी, अब डायोड की अप्रोक्सीमेशंस क्या हैं? आइडियल डायोड क्या है कि जी जस्ट जैसे ही उसका एनोड पॉजिटिव किया, कैथोड नेगेटिव किया, वो शॉर्ट हो गया, कोई अंदर वोल्टेज वोल्टेज की कहानी नहीं है, वो आइडियल स्विच है। लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ये आइडियल है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये यहीं पे ज़ीरो पर ही ये माशाल्लाह यूँ हुआ पड़ा है, और यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ पड़ा है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में क्या है कि 0.7 वोल्ट इसके अंदर होते हैं बैरियर के, उससे ज़्यादा जब दोगे तो शॉर्ट होगा, पहले नहीं होगा। चलना 0.7 थे, आपने 0.3 दिए हैं, 0.4 दिए हैं, 0.5 दिए हैं, तो नहीं चलेगा ये। हाँ, जैसे 0.7 दोगे या उससे ज़्यादा दोगे, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 0.7 देने पड़ते हैं, फिर ये शॉर्ट होता है। और उसके बाद कंप्लीट जो मॉडल है, उसमें अगर हम देखें कंप्लीट मॉडल में, ये आपको थोड़ी सी इसमें ये स्लोप भी मिलती है, ये वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ी सी स्लोप है। इसका मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है थोड़ी सी। एक आइडियल स्विच जो होता है ना, जब वो शॉर्ट होता है, उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है आइडियल की, लेकिन प्रैक्टिकल की जीरो नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती है। ओके, ये वो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो लाइन है थोड़ी सी उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। देखें, अच्छा, दीज डायोड्स अप्रॉक्सीमेशंस आर, ठीक है, 3 डायोड्स की अप्रॉक्सीमेशंस, ये हम मजीद डिटेल में भी करेंगे आगे, इसके हम देखेंगे फर्दर न्यूमेरिकल्स भी इसके देखेंगे। इन एडिशन द कंप्लीट मॉडल इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ लार्ज रिवर्स रेजिस्टेंस दैट अकाउंट्स फॉर अ टाइनी करंट व्हेन द रिवर्स बाइस। तो जैसे ये फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस आई है ना, रिवर्स बाइस में भी एक जो है थोड़ी सी रेजिस्टेंस उसमें भी आ जाएगी। तो ये बेसिकली जो है वो ये आगे हम फर्दर इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। ये पहला लेक्चर है आपका पहले वीक का। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल इसका करते हैं, यूज़ द प्रैक्टिकल मॉडल टू डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट। ये एक सर्किट है, इस तरह का आपका क्विज में या एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है जनाब, एक बैटरी है, ये देखें 12 वोल्ट की, एक 3.3 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगी है, और एक ये डायोड लगा हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन देता हूं कि भाई कैलकुलेट द करंट कंसिडरिंग द डायोड एज आइडियल। अगर डायोड आइडियल होगा तो क्या फिर होगा जी, फिर आपका कोई वी नहीं आएगा, पोटेंशियल नहीं आएगा, अपोजिंग पोटेंशियल नहीं आएगा, ये जीरो है। यानी अगर ये आइडियल है तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट है, तो उसमें करंट सिंपल ओहम्स लॉ से निकालने हैं आप। वी कितना है इसमें 12 वोल्ट, आर कितना हो जाएगा 3.3 के, तो के ऊपर आके मिली हो जाएगा, ये निकालो जरा कितना आता है, 12/3.3, 3.6 मिली। ये फौरन कैलकुलेट करना, आप इसको कैलकुलेट किया करें फटाफट इसको, ठीक है। नंबर 2 पर आ जाएं। अब इसको आप कहेंगे जी ये प्रैक्टिकल डायोड है, तो 12 माइनस 0.7, क्योंकि ये देखें ना एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसको अपोज करेगा, तो 12 में से आप इसको माइनस करेंगे फिर, ठीक है। तो ये सर्किट है, सर्किट का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है इन चीज़ों का। जैसे ये देखें ना, ये माइनस प्लस है, ये अगर 1 वोल्ट है, और ये माइनस प्लस 1 वोल्ट है, अगर इसको आप ज्वाइन कर दें, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। हाँ, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, अपोजिंग कर दूं, तो ये अपोज करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे फिर जीरो आएगा। क्लोनों में सेल जब अगर आप उल्टे डाल दें चलता है? नहीं चलता, क्लोने नहीं चलते, वो 1.5 वोल्ट का होता है आई थिंक वो सेल, वो दोनों को आपको प्लस माइनस करना होता है। तो प्लस के आगे प्लस आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो इसको अपोज कर रहा होगा, तो 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 3.3। करंट आपको पता है ना सर्किट में पड़ा है V1 माइनस V2 ओवर R, तो करंट फ्लो कर रहा होता है आपका, ऐसे ही होता है ना। बेसिक जो रेजिस्टेंस होती है उसमें से अगर आपने करंट निकालना है I, ठीक है। ये बेटा ये सर्किट की एप्लीकेशन है सारा कोर्स, ये ज़हन में रखें। KCL KVL जाके रिवाइज कर लें, वोल्टेज डिवाइडर लॉ, करंट डिवाइडर लॉ, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम्स, और इसके अलावा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वो इम्पिडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट एक आता है, उसमें यूज़ होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये बेसिक्स है भाई, इंटरव्यू के सवाल भी इन्हीं में से होते हैं मैक्सिमम। जो बाबे बैठे होते हैं वो बेसिक पूछते हैं पहले, बेसिक आ गया तो आगे चलते हैं, बेसिक में उड़ गया तो थैंक यू, ओके, बैठ जाए। तो इस तरह से होता है फिर कि V1 V2 ये आपका हो गया I, तो I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ओवर R,
ठीक है, ये आपका करंट। तो यहाँ से अब आपका करंट कितना निकला है, 3 पॉइंट, अब निकालो यार कितना ही आता है, हाँ 3.4 मिली एम्प्स, कम हो गया ना। ये फ़र्क है कि जो आइडियल मॉडल होता है ना, इससे एरर आता है। मसलन आप लैब में आपने ये सर्किट लगाया हुआ है, लैब में आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, करंट मेजर कर रहे हो। अगर आपने ये कैलकुलेशन की होती ना तो इसमें एरर आना था। आपको कुछ सर लैब में कम आता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, ये क्या हो रहा है? तो भैया आपने मॉडलिंग ही सही नहीं की हुई, मॉडलिंग सही नहीं की है, इम्परफेक्ट मॉडलिंग है। तो उसमें फिर आपने उसमें 0.7 जब डाला, हाँ सर अब एरर कम हो गया। अब इसमें एक और रेजिस्टेंस भी अगर आप डालें, कौन सी, जब डायोड कंडक्ट कर रहा है ना उसकी अपनी भी तो कोई रेजिस्टेंस है ना, तो 3.3 के में वो भी ऐड कर दें अगर आप, ये और कम हो जाना है। ये और कम होगा तो ये लैब में जो रीडिंग आ रही होगी उसके ज्यादा करीब हो जाएगा, आपका एरर कम हो जाएगा। यानी अगर आप टेबल बनाएं सीरियल नंबर 1 2 3 4 लैब मेजर्ड करंट, आई मेजर्ड, मतलब आप ये देखें इंस्ट्रूमेंटेशन का थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। सीरियल नंबर टेबल बनाई 1 2 3 4, ठीक है, आई मेजर्ड, ठीक है, आई थ्योरी, उसके बाद आगे निकाले परसेंटेज एरर। वो फार्मूला क्या होगा कि आई मेजर्ड माइनस आई थ्योरी डिवाइडेड बाय आई थ्योरी ज़रब 100, ठीक है। अगर तो ये से कम होगा तो मतलब ये यहाँ से अगर आपका आपका आई मेजर्ड अगर कम है आई थ्योरेटिकल से तो आपका नेगेटिव में एरर चला जाएगा। हाँ अगर आपका आई मेजर्ड थ्योरेटिकल से ज्यादा तो एरर आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। इसमें फार्मूलों में चेंज भी हो सकती है, कई किताबों में आई थ्योरेटिकल माइनस आई मेजर्ड भी किए होते हैं, कई जगह पे को कहते हैं यार इसका एब्सोल्यूट ले लो चुप करके, यानी इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो उससे भी परसेंटेज एरर निकल आता है। तो इसमें देखें, इसमें उसने प्रैक्टिकल मॉडल को कंसिडर किया कि वी आर इज इक्वल टू वी बाइस माइनस 0.7 11.3 डिवाइडेड बाई 3.3 के, तो 3.4 मिली जो है वो इसका यूज दी प्रैक्टिकल मॉडल, इसमें क्वेश्चन जो है इसमें कहा हुआ है उसने यूज दी प्रैक्टिकल मॉडल, ठीक है। मैंने आपको दोनों से कैलकुलेशन करा दी कि आइडियल मॉडल से क्या रिजल्ट आएगा और प्रैक्टिकल मॉडल से क्या रिजल्ट आएगा। तो ये आपका जनाब हो गया डायोड का एक छोटा सा सर्किट आज हमने कर लिया फर्स्ट वीक में। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये इसकी आप देखें कुछ जो प्रैक्टिकल डायोड्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, आपको लैब में इस तरह का नजर आएगा। ये जहाँ पे ये लाइन होगी ना वाइट सी, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। तो एनोड पे अगर बैटरी का पी लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड यानी शॉर्ट होगा। और अगर उस पर नेगेटिव बैटरी का लग रहा है तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये उसके डिफरेंट शेप्स हैं आपके जो डायोड के आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।